है और हमने जो पढ़ी है चीज़ें उसी को रिवाइज करवाना है, ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे अब। ठीक है, अगली क्लास में कुछ और एग्जाम्पल ले आएंगे हम, अच्छे वाले और बड़े वाले एग्जाम्पल, ताकि आप सॉल्व कर सकें। खैर, क्विज बहुत सिंपल था। इसमें क्या करना था आपने, इसमें ये करना था कि इन ईच प्रोग्राम देयर इज ए मिसिंग कोड, विदाउट दैट आवर कोड विल नॉट कंपाइल। ठीक है, आपने कोड कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये है। राइट डाउन द हेडर ऑफ एनी मिसिंग फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, etc, कोई भी चीज इसमें रहती हो। आल्सो राइट सीपीपी इम्प्लीमेंटेशन। आपने ये हेडर फाइल को कंप्लीट करना है और सीपीपी फाइल को, ताकि ये मेन चल जाए आपका। ठीक है, अब इस मेन को चलाने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है कि भाई ये दोनों पॉइंटर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह का इतना कोई मसला नहीं होगा एज सच। ठीक है, जो इसमें इशू है वो ये है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो सबसे पहले पहले आप इधर लिख दें कि यार इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फ्रैक्शन। ठीक है, और आपके भाई क्विज के, स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओहो सॉरी। अच्छा, एक इशू ये हो गया कि आपका जिस टाइम क्विज चल रहा था उस टाइम मेरे इलाके में जो है ना लाइट नहीं थी, तो मैं ये शुक्र क्विज पहले स्केड्यूल किया हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास, पर मैं उस टाइम आ नहीं सका। अच्छा खैर, पब्लिक, और ये नाम इसका चेंज करते हैं, इसका नाम रखते हैं फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन जो है, एक उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए हमें। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो एक हमें चाहिए इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, इंट ए कामा इंट बी, ये तो बहुत सिंपल काम थे। और हमें क्या चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहीं भी ओवरलोड नहीं हो रहा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जी हो रहा है यहाँ पे, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि यहाँ पे शैलो कॉपी से भी काम चल जाएगा। तो वो अगर किसी ने लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है। अब हमने करना क्या है, सिंपल इन दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल काम है। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर भी इसमें 0 कर देते हैं फिलहाल। वैसे आपको 1 1 से इनिशियलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट ना हो जाए इस वजह से, पर चलें जैसे भी ये किया हो। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट करने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये हमने क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर जो है ना वो बराबर सेट करना है ए के, और डिनोमिनेटर को चेक करने से पहले जो है ना बी इज ग्रेटर देन 0 हो, तो इसमें डिनोमिनेटर जो है आपका सेट हो जाए लेट्स सपोज बी के। अदरवाइज जो है ना एल्स जो है वो एक मैसेज प्रिंट कर दें, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ठीक है, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया है। ये दो चीजें थी जो आपको करनी थी। ये पहले क्वेश्चन में ये था, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, दो कंस्ट्रक्टर बनाने थे आपने इसमें। अब ये इसमें आपने लिखना है, कोई कांस्टेंट वांस्टेंट का चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत प्लेन क्वेश्चन था ये, इसमें तो कोई इशू नहीं हुआ होगा, आई होप सो। अब इशू है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने एक तो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, यहाँ पे देखें एक 1 पैरामीटर वाला भी हो रहा है और एक आपका जो है ना 2 पैरामीटर वाला भी हो रहा है। तो आप बाकी कंस्ट्रक्टर बनाए ना बनाए, इन दोनों को बनाना लाजमी है। या तो आप कंस्ट्रक्टर विद इनिशियलाइजर लिस्ट बना लें, या आप ऐसा बना लें, मर्जी है आपकी। इसका नाम भी जो अगेन जो है ना वो नाम गलत है, इसका नाम फ्रैक्शन होना चाहिए, पता नहीं कैसे गलती हो गई मेरे से। अच्छा जी, सबसे पहले पहले इसका एक हम, मर्जी है वैसे, पर मैं इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाता हूँ। और मैं इसके लिए जो है ना एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो एक पैरामीटर लेगा इंट ए, और एक 2 पैरामीटर वाला भी चाहिए, ठीक है, ये दोनों हो गए। अच्छा जी, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद 2 पैरामीटर वाला हो गया। अच्छा, एक मुझे यहाँ पे अगर आप देखें ऑपरेटर भी ओवरलोड हो रहा है आपका एक, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी ओवरलोड, 2 ऑपरेटर आपके ओवरलोड हो रहे हैं। तो एक फंक्शन हमने बनाना है
यहाँ पे क्योंकि एक इक्वल है तो आप वाइड भी लिख सकते हैं, बट मर्जी है आपने जो लिखना है। फ्रैक्शन ऑपरेटर प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, फ्रैक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ये एंड करके जा रहा होगा। ठीक है, ये एक ऑपरेटर आपके पास होगा, और दूसरा ऑपरेटर जो आपके पास होगा वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो इधर से पास होगा वो आपने असाइन कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर आपने बनाने हैं। अब आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अच्छा, अब क्योंकि इसमें ये पॉइंटर है तो इसमें डिस्ट्रक्टर बनाना भी लाजमी होगा। पिछले वाले में डिस्ट्रक्टर बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बनाया तो अच्छी बात है, बट नहीं बनाया तो अच्छा। डिस्ट्रक्टर के अंदर मैंने आपकी क्विज के अंदर भी चेक किया है, असाइनमेंट के अंदर भी, डिस्ट्रक्टर के अंदर काफी लोग क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसमें जीरो लिखते हैं। बेटा, डिस्ट्रक्टर का काम ये नहीं है कि इन दोनों वैल्यूज को जीरो कर दें। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टर का काम होता है कि आपका जो मेमोरी एलोकेशन है ना, उसको हैंडल करना होता है। जीरो करना या पॉइंटर में नल असाइन करना इज नॉट वर्क ऑफ डिस्ट्रक्टर। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इधर कोड कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं। इसको कॉपी करते हैं और एक एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कहीं पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिलहाल इसमें इसमें कहीं कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, तो इसमें एज सच आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत शायद ना पड़े। बट अगेन, क्योंकि प्लस के अंदर जो है वो रिटर्न हो रहा है फ्रैक्शन टाइप, तो उसके लिए आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आपको। ठीक है, तो इधर तो पॉइंटर था, ये नहीं पता चला। क्या चीज इधर पॉइंटर का नहीं पता चला सर। है ना, तो फिर आपके नंबर जीरो लग जाएंगे इस दफा वाली क्विज में, क्योंकि अगर आपको इसमें पॉइंटर का नहीं पता चला तो इसमें था ही सारा पॉइंटर का ना, वो तो फिर आपके नंबर नहीं लगेंगे इसमें। कोई मसला नहीं, ऐसे होता है बाज़ औक़ात। आप इंस्ट्रक्शन, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि हमने सिर्फ टास्क 1 किया है, टास्क 2 का तो हमें पता ही नहीं था। तो कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। 1-2 नंबरों में, 1-2 क्विज़ में अगर हमारे नंबर कम लग जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। इट्स ओके, समझ लो अभी खाली। ठीक है, अब डीप कॉपी जो है इसमें आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, मर्जी है आपकी। वैसे इसमें ज़रूरत तो इतनी खास तो नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब सबसे पहले पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की क्लास से हमने इसको लिया है। इसका काम सिर्फ ये है कि नंबर में आप नल पीटीआर रख दें, और आपका जो है डिनोमिनेटर है उसमें भी आप नल पीटीआर रखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको जो है ना उसमें कर देता हूँ, उधर स्टूडियो में कर देता हूँ। ओके, चलें, अभी ये खुलने में टाइम लगाएगा। ये खुल जाएगा, 1 मिनट बस। ओके ओके, ये प्रोजेक्ट मैंने पहले बनाया हुआ है, एक इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ वैसे ही, टेक्स्ट फाइल। चलें, टेक्स्ट फाइल ऐड करते हैं, और ये पेस्ट। ठीक है, और अब हम इसको क्योंकि 1 बाय 1 करने लगे हैं तो इसको भी मैं इधर ही करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन के बाद हमने क्या करना है, फ्रैक्शन के बाद जो है वो हम इसको जो है वो करेंगे इम्प्लीमेंट। चलें जी, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जी क्या होता है जी, अच्छा ये इंट एक जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, एक पैरामीटर अगर है, आप या तो दोनों को इसी के बराबर सेट कर दें, या एक को 0 कर दें, एक को इसके बराबर, मर्जी है जैसे करना चाहें। तो सबसे पहले पहले तो हमें मेमोरी देनी पड़ेगी। तो न्यूमरेटर में जो ना, अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मेमोरी दे दें, बट वरना ये है कि हमें फिर इधर भी देनी पड़ेगी, इज इक्वल टू न्यू इंट
so the denominator is equal to new int, ये पॉइंटर्स को मेमोरी मिल गई। अब हमने क्या करना है, इनको वैल्यू देनी है। स्टैटिक न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए और स्टैटिक डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बी, ए क्योंकि बी तो उसमें है नहीं। तो यही काम एग्जैक्टली आप इसी दूसरे जो आपका है इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। तो ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आपका बन जाएगा फुल पैरामीटर के साथ, जितने भी पैरामीटर है वो सारे, इंट ए कामा इंट बी, और इधर जो है डिनोमिनेटर में हम बी लगा देते हैं। ठीक है, इधर हमें चेक लगाना पड़ेगा कि इफ बी इज ग्रेटर देन 0 तो आपकी पल्स वैल्यूज में जाए, एल्स आपने मैसेज प्रिंट कर देना है 0 कैन नॉट बी असाइन, या जो भी मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये जो है वो हो गया आपका काम फ्रैक्शन वाला। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर राइज कंस्ट्रक्टर, ये आपका जो है वो है आपका, इधर मैं लाइन लगा देता हूँ, ये आपकी .cpp फाइल में बना रहा हूँ। ये आपका कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर, और ये कंस्ट्रक्टर है विथ 1 पैरामीटर, ये कंस्ट्रक्टर है विथ 2 पैरामीटर्स, एंड अब हमारे पास एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी रहता है। तो चलें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आयात बना लेते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये ब्रैकेट तो थोड़ी ऊपर कर दो यार। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना होता है, हमने इसको करते हैं कॉन्स्ट और फ्रैक्शन एंड ओबीजे, और अब हमने यहाँ पे सिर्फ जो चेंजिंग करनी है वो ये करनी है कि स्टैटिक ओबीजे डॉट ए, और इधर क्या होगा, इधर ओबीजे बी, और इधर ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बन गया। ठीक है ना, कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बन गया आपका। ठीक है, बाकी कॉपी कंस्ट्रक्टर और बाकी चीज़ों में कोई इतना खास फर्क नहीं है, सेम ही है इनकी इम्प्लीमेंटेशन में। अब हमने प्लस का कोड लिखना है, तो वो भी बहुत ईजी है। तो वो कैसे लिखा जाता है वो भी लिख लेते हैं जी। प्लस का जो है वो कैसे लिखते हैं, इसके लिए बहुत ही इजी काम है। आप इसको प्लस का ऑपरेटर आपने पहले भी इसको हल किया हुआ। अब यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहली पहली चीज ये है कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास मेमोरी आ गई, अब पॉइंटर्स को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले एक फ्रैक्शन का जो है ना वो बनाएं। आप मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट बनाएं, तो हम टेम्प कहते हैं। सबसे पहला पहला काम जो आपने करना है, ठीक है, वो ये करना है कि आपने इसको मेमोरी देनी है। तो टेम्प डॉट क्या नाम था उसका, ए न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, इसी तरह से टेम्प डॉट आपका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने दो वैल्यूज को ऐड करना है। क्या लिखना है, आपने लिखना है स्टैटिक टेम्प डॉट न्यूमरेटर। ये स्टैटिक जो है ना, मुझे कंफर्म नहीं है कि इस तरफ आएगा इस तरफ आएगा, किसी को है इसको कंफर्मेशन? जी, तो ये मेरे ख्याल में इधर आएगा स्टैटिक, आई डोंट रिमेम्बर कि ये किस तरफ आना चाहिए इसको। तो खैर, जी जी। सर स्टैटिक हटा दें, बाकी एरो के साथ हो जाता डी रेफरेंस। नहीं नहीं, डी रेफरेंस तो हो गया है ना। अब हम न्यूमरेटर द पॉज बैड, न्यूमरेटर मसला ये है कि वो एक पॉइंटर है ना, वो खुद भी एक पॉइंटर है। इशू ये है, दोनों ही पॉइंटर है ना, ये भी पॉइंटर है ये भी पॉइंटर है, तो ये इशू है। मैं सिर्फ इसका पूछ रहा हूँ कि ये न्यूमरेटर का स्टैटिक ये इधर लगता है या इधर लगता है, इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो एक दफा आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर इधर एरर आ रही है तो इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी।
वरना इस कोड को हम चला के भी देख सकते हैं, वैसे चला के देखते हैं कि ये किधर आएगा, बल्कि अभी चला के देख लेते हैं इसी सोर्स की फाइल में ना। इधर हम को करते हैं बंद, और ये फ्रैक्शन की क्लास अपने इधर कॉपी पेस्ट की, और ये हम जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अभी देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये न्यूमरेटर ये n छोटा होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर d छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी ये सेमीकोलन आना चाहिए, ठीक है, ये भी छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये आप पर ट्रबल लोडिंग, अच्छा जी, इधर आपने इंट a कामा b लिखना होता है, ठीक हो गया, सही है। ये न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, ठीक है, और नम अनडिफाइन ये भी छोटा होना चाहिए। अब ये एरर दे रहा है, फ्रैक्शन हैज नो मेंबर a, सॉरी, यहाँ पे नम न्यूमरेटर होना चाहिए, बल्कि न्यूमरेटर ऐसे दे दिया ना, डिनोमिनेटर को इस तरफ चेक करना है हमने। ये इधर ही आएगा स्टेरिक, स्टेरिक हमने ठीक दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये स्टेरिक ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये न्यूमरेटर को ऐड किया है, इसी तरह से हम डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है यार? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मुश्किल काम नहीं है, बट अगेन ये मुझे लग रहा है, मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इधर स्टॉप कर ले, मैं उससे पहले एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। अभी तक जो मैंने किया है, क्या किया है, एक फ्रैक्शन की क्लास बनाई है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और 3-4 किस्म के कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, और चारों की ज़रूरत है, इसकी खास ज़रूरत नहीं है, बट बाकी तीनों की ज़रूरत है। उसके बाद 2 ऑपरेटर बनाए हैं जिनको ओवरलोड करना है मैंने, ठीक है। सबसे पहले पहले मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें हमने सिंपल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे सेट करना होता है। फिर मैंने एक पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें सबसे पहले पहले मैंने मेमोरी दी है और फिर वैल्यू असाइन की है। इसी चीज़ को मैंने फिर पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर के साथ भी किया है चेक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो इफ़ लगाया है ना, ये मैंने इधर भी लगाना चाहिए था मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते भी कर लिया। फिर ऑपरेटर प्लस में अंदर मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, इन दोनों को जमा किया, और फिर मैं रिटर्न करूँगा रिटर्न टेम्प, ठीक है। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे किसी भी जगह पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज़ हो रहा है? कहाँ पे इस्तेमाल में आएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा? हमने क्यों बनाया कॉपी कंस्ट्रक्टर? अगर ना बनाते तो क्या होता? कहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर की? जी, एनीवन? सर ये प्लस ऊपर ए? ये जो रिटर्न से पहले सर रिटर्न से पहले? कहाँ पे? रिटर्न से पहले कहाँ सर पे? जिधर रिटर्न रिटर्न हो रहा है उधर कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर हमने नाम बनाया तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। ये रिटर्न कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल। ये क्योंकि अब देखो ना, इसके टेम्प के अंदर ये कॉपी ये रिटर्न होगी। तो अब मसला ये आएगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये प्लस का ऑपरेटर है ना, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। अब रिटर्न का मतलब ये है कि जिसमें ये कॉपी होगा ना, वो डीप कॉपी नहीं होगी, वो शैलो कॉपी होगी। इसलिए हमें यहाँ पे इसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ गया है, ताकि ये डीप कॉपी रिटर्न हो। डीप कॉपी नहीं होगी तो दोनों जो ना, ये टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी उसी को पॉइंट कर रहे होंगे, तो वो गलत बात है। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर अब आ गया है इधर, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? आपने सिंपल वैल्यूज असाइन करनी है, किसको? न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक लेट सपोज ओबीजे भेजा है हमने जो, ठीक है, तो ओबीजे डॉट न्यू नाम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले पहले चीज़ ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आपको एक मेमोरी देनी चाहिए। पहले पहले यहाँ पे लिखना चाहिए स्टेरिक न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये, और यहाँ भी स्टेरिक डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इधर भी देते हैं और इधर भी देते हैं। अच्छा जी, और डिनोमिनेटर है, सॉरी ये। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती की है, कोई बता सकता है कि क्या गलती है?
एक तो इफ वाला मसला है ना, एक तो इफ है। चलें, इफ के अलावा क्या गलती हो सकती है इसमें? इन्वोक नहीं किया वो दिस से। नहीं नहीं, दिस तो चलें, एक दिस लगाना चाहिए था। चलें ठीक है, दिस भी लगा लेते हैं। तो वो रिटर्न टाइप रेफरेंस नहीं किया आपने। नहीं ठीक है, रिटर्न टाइप रेफरेंस भी कर देने चाहिए, वो भी कर देते हैं। चले ये हो गया। वर्ड इक्वल टू वाला मसला। और क्या मसला आएगा? चलें इसको फिलहाल रेफरेंस रहने ही देते हैं जी। तो और ये क्या शैलो कॉपी का मेरे ख्याल से मसला आ जाएगा इधर। क्या मसला आएगा? नहीं, शैलो का पीआर मसला नहीं है। असल में मसला ये है कि अगर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और उसके बाद सीधा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल कर ली, तो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना मेमोरी नहीं पड़ी हुई। तो इधर आप एक चेक लगाना चाहिए आपको कि क्या न्यूमरेटर के अंदर कोई मेमोरी पड़ी हुई है, पहले किसी मेमोरी को पॉइंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो ये किसी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा, अगर ये नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, फिर तो आप इसमें असाइन कर दें। अच्छा, अगर ये इक्वल टू नल पीटीआर है, सॉरी, तो आप सबसे पहले पहले इसको मेमोरी दें। सबसे पहला पहला काम क्या करें, आप इसे मेमोरी दें, न्यू इंट। ठीक है, इसी तरह से आपको उस पर भी चेक लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के भी ये चेक लगाना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर कोई जो है वो नहीं है मेमोरी, तो पहले उसे मेमोरी दें, फिर उसे जो है ना वो फिर आप उसमें असाइन करें। तो ये डायरेक्ट काम ना करें, ये आप जब जहां भी जो है ना, चाहे आप अगर फर्ज करें ये वाला कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो मतलब यही है कि मेमोरी नहीं है, तो इसको मेमोरी दे रहे हैं कंफर्म। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मेमोरी देंगे। ठीक है, प्लस का ऑपरेटर है उसमें, ऑफ कोर्स अब क्योंकि उसमें मेमोरी का ताल्लुक ही नहीं है, बट यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर मेमोरी का ताल्लुक है कि आप जिसके अंदर असाइन कर रहे हैं, पहले ये देखें कि जिसके अंदर असाइन कर रहे हैं तो क्या वो जो है वो पहले से उसमें कोई मेमोरी पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि मेमोरी अगर उसमें पड़ी हुई है तो ठीक है, वरना से पहले मेमोरी दो और फिर से ये पॉइंट करवाओ, ठीक है, और फिर रिटर्न करो दिस को। तो ये काम छुट्टा ना थोड़ा जरूरी था। उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल काम है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं डिस्ट्रक्टर के लिए, और डिस्ट्रक्टर में ये चीज पहले लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ओके, अगर तो ये नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, आप इसे डिलीट कर दें, डिलीट दिस न्यूमरेटर। ठीक है, अगर वो किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है तो आप इसे डिलीट कर दें, और यही काम, एग्जैक्ट यही काम आपने डिनोमिनेटर के लिए करना है। ठीक है, और क्योंकि ये अरे नहीं है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है वो बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट काम है। अब हमने किया क्या है, फ्रैक्शन की क्लास हमारे पास टास्क क्या था, टास्क ये था कि हमने इस कोड को चलाना है। अब इस कोड को चलाने के लिए आपको पता है, एक मुझे 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए, एक मुझे 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी मर्जी है बनाना, मैंने बना लिया है क्योंकि ये मुझे इधर काम आ जाएगा। जब मैं प्लस ऑपरेटर बना रहा हूँ ना, तो वहां पे मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मुझे काम आ जाएगा, पर मर्जी है आपकी, इसमें जरूरी नहीं था। अब इसमें प्लस का ऑपरेटर और असाइनमेंट का ऑपरेटर बनाना जरूरी है, क्योंकि ये काम हो नहीं पाएगा जब तक हम करते नहीं है। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इसमें इसलिए बनाना होगा क्योंकि हमें डीप कॉपी करनी है, वरना शैलो कॉपी हो रही होगी। तो ये प्लस का ऑपरेटर बना लिया, ये प्लस कर रहा है 2 वैल्यूज को, और असाइनमेंट का ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, पॉइंटर्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो कोड है जो आपसे रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो इस सच जो है वो मतलब आपको इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए, बट अगर आपको परेशानी हुई है तो आप जो है ना मुझे बता भी सकते हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कशन भी की है और साथ साथ ये कोड इंप्लीमेंट भी किया है, तो मुझे कोई तकरीबन आधा घंटा लगा है। तो मैंने आपको 25 मिनट दिए थे इस कोड को कंप्लीट करने में। तो जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो अगेन इसी तरह से आपका जो फाइनल पेपर होगा ना, और जो मिड टर्म होगा, वो भी इसी तरह से होगा। अगर आपको आप फजूल के सेटर गेटर बनाने में लग जाएंगे, फजूल की चीज़ों में लग जाएंगे, देखे ना, आपको एक कोड मिलता है और आप उसमें ना कोई 10 एट्रीब्यूट में लिखता हूँ, आप हर एट्रीब्यूट का अगर अलग से सेटर गेटर बनाओगे तो आप बैठे रहोगे, आप बैठे ही रहोगे, लेकिन आपसे पेपर पूरा नहीं होगा, और आप कहोगे कि सर ये पेपर जो है ना वो बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, लंबा पेपर था।
तो आपने एफिशिएंटली काम करना है और तरीके से काम करना है, ठीक है। वो कब करोगे, जब आप लोग, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस करोगे इतनी अच्छी। जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपको यही लगेगा कि ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इस हफ्ते आपकी एक सरप्राइज क्विज होनी है, किस में होनी है वो मैंने नहीं बतानी, ठीक है। बच्चे नहीं आते क्लासों में भी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो क्लासों में भी आए। सरप्राइज क्विज किसी भी वक्त हो सकती है आपकी, ठीक है ना। आज नहीं होगी, जाहिर सी बात है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, थर्सडे वाले दिन भी हो सकती है और फ्राइडे के दिन भी हो सकती है। तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। वो सरप्राइज क्विज किस तरह से होगी वो उसी टाइम बताऊंगा जब मैं आपको दूंगा, बट आपको प्रिपेयर करना है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको उसमें आनी चाहिए, ठीक है, बड़ी हैवी किस्म की आनी चाहिए। और तब तक इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट भी कल तक हो जाएगी पूरी, ठीक है। असाइनमेंट्स करें बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा चीज़ें, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे असाइनमेंट कहा तो है कि हम उसको अपडेट करके देंगे, बट दी नहीं है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चलें, असाइनमेंट 1 में तो आपने जो किया, असाइनमेंट 2 में ऐसा ना करें। क्यों अपने नंबर खराब कर रहे हैं? मैंने असाइनमेंट 1 के नंबर पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर नहीं बताया अपने इंस्ट्रक्टर को और आपने अपडेट कर दी हुई है टीम्स पे, तो उसको कम से कम एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें कि मैंने अपडेट वहाँ पे कर दी है, तो काइंडली आप उसको देख के मेरे नंबर अपडेट कर दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने टीम्स पे अपडेट कर दिया, टीचर को आपके पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पे कोई अपडेट की हुई है। तो कम से कम जो है ना, वो टीचर को बता दें कि मैंने सर टीम्स पे, या मैसेज कर दें उसको कि सर ये मैंने अपडेट किया है, वो वही क्वेश्चन भेज दें, ताकि वो जो है ना उसी क्वेश्चन को देख के आपके नंबर अपडेट कर दे, ठीक है। तो प्लीज़ ये करिएगा। क्विज इंशाल्लाह आपके मेरी अगेन यही होती है कोशिश कि आपके क्विज जल्दी चेक कर लूँ, बट मेरी कोशिश है कि आज मैं कर लूँगा आपकी क्विज इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्विज जैसे ही आपको मिलते हैं तो फिर उसमें देख लीजिएगा आपकी क्या गलतियाँ हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और बात आपको करनी हो रिगार्डिंग लैब क्विज तो, या असाइनमेंट, तो बता दें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, क्वेश्चन है। जी बताएं, शाबाश। सर जो असाइनमेंट सर दिया आपने, उसका जो सर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जब सर फाइल से हमने जब डाटा रीड करना है, तो सर एंट्रीज तो रीड करने के लिए मतलब उसके बाद एक आप डायनामिक रे बना लें, 2 रे बना लें, एक में डिस्टेंस सेव हो जाए और एक में प्रेशर सेव हो जाए। नहीं, तो सर बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन ये था कि नहीं नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं आप, 2 अलग अरे क्यों बनाएंगे? सर एक 2D रे बना लें या तो। नहीं, गलत। इसका मतलब है कि आपने क्लासेस के काम, आपने एक क्लास बनानी है ना यार, आपने एक क्लास बनानी है जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट होंगे, एक डेप्थ का होगा और एक उसके प्रेशर का होगा, जी ठीक है। सर। और आपने उन क्लास के अरे बनानी है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनानी है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का बताया था ना, वैसे बनानी है, और फिर एक एक रीड करनी है। मतलब तो सर कि ये अगर क्लास मैं के इसको, अंदर ही रीड मतलब करेंगे हम, इफ स्ट्रीम जो है वो क्लास में यूज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लास का एक फंक्शन बना लें जिसका नाम रखें फाइल रीडिंग, जिसके अंदर आप ये फाइल रीडिंग का काम कर लें, जिसके अंदर आप एक अरे भेजें और वो उसमें रीड कर दे। सर या अरे क्लास के के साथ। बाहर भी कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी कर सकते हैं आप। देखे ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर मुझे लगता है याद नहीं है शायद। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको, अब मुझे पता नहीं अब पढ़ा भी हुआ है इधर या नहीं, इधर मेन में नहीं पढ़ा होगा शायद। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इधर 2D पॉइंटर सिखाया था। आप ना एक काम करें जरा, आपको आपको अगर ये चीज समझ नहीं है ना, आप मेरा जो लास्ट लेक्चर है ना उसको एक दफा फिर से रिविजिट करें। मैंने आपको 2D पॉइंटर बना के ना एक क्वेश्चन करवाया था, वो जरा आप सोचें जरा कैसे आपने किया है, ठीक है। वो 2D पॉइंटर ऐसे यही था ना कि आपने 2D पॉइंटर बनाना है, एक अरे बनानी है और एक कंस्ट्रक्टर उसमें कॉल करनी है। मतलब आप असल में इसमें करोगे कैसे, अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूं, ये करोगे कि आप एक पाइप का बना लें। सपोज एक अरे है जिसका नाम, आपने क्या नाम था क्लास का? पाइप प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर पाइप था। प्रेशर। पाइप चलें पाइप नाम रख देता हूँ ना, ठीक है। अब आप इसकी पहले बनाए अरे, डबल पॉइंटर बनाए इसका पहले तो, ठीक है। और अब कितनी आपने डेटा रीड करनी है फाइल से, वो आप इधर लिख दें, साइज उतनी साइज, ठीक है। या ये जहां भी बनानी है वहां लिख दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद सिंपल काम है। वो काम क्या है? वो ये है कि आप एक लूप लगाएं, ठीक है। और उस लूप के अंदर आप क्या करेंगे? उस लूप के अंदर आप ये काम करेंगे, अरे इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, इंट
ये सॉरी इंट नहीं है, ये पाइप पाइप स्टैटिक आएगा सर। जी स्टैटिक बिल्कुल ये। और इधर आप क्या लिखेंगे, पाइप, ठीक है। और जो इधर वैल्यू ए और बी, अब ये ए और बी कहाँ से आएंगी, ये आपने फाइल से रीड की होगी। एफ इन मैंने आपको इधर बताया भी था कि मैं ये क्योंकि सीन से कर रहा हूँ, आप इसको फाइल से करेंगे, ठीक है। ये लूप चल रहा होगा जितनी दफा भी चलाना है आपने, और ये आप रीड करें, ये आप मेन के अंदर कर लें, अगर आपको फंक्शन अलग से बनाना नहीं आता तो ऐसे कर लें इसको, पर ये करना ऐसे है, ठीक है। ये दो वैल्यू रीड होंगी और ये इसमें जाएंगी, इस तरह से ये आपकी अरे बनती जाएगी। ये अरे जो है पहले इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो फिर जहां तक साइज होगी वहां तक ये जाएगी। तो अगर 10 डेटा है तो इसकी साइज आप 10 कर दें, ठीक है, ताकि 10 साइज की अरे हो। तो 0 से लेके 9 इंडेक्स तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी पाइप की, ठीक है। इस तरह से असल में ये क्वेश्चन आपने करना था पाइप वाला। जी एनी अदर इशू? नहीं? और जी जी एक मिनट सर। प्रैक्टिस करो, सवाल पूछो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। आपका बहुत मुश्किल है सर। एक और क्वेश्चन है सर, मैं वो कर रहा था, एक लैब 2 की रिवीजन थी सर स्ट्रक्चर की। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपके पास ना रिकॉर्ड है 20 बच्चों का, एक फाइल में पड़ा हुआ है। पहले नाम है, फिर रोल नंबर है, फिर उसका CGP है, फिर उसका ईमेल है, फिर नेक्स्ट लाइन में सो ऑन, इस तरह। ठीक है। तो सर यूजर से इनपुट लेना आपने सिर्फ नाम स्टूडेंट का, और उसकी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो आपने कंसोल पे आउटपुट करा देनी है और क्लास यूज करनी है यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, तो इसमें अब सवाल क्या है आपका? सर सवाल मेरा ये है कि यही मुझे चीज सर थोड़ा डिस्टर्ब करी थी सर। मैंने असल में इस क्वेश्चन को कर लिया है, लेकिन मैंने सर किया इस तरह कि मैंने मेन में ही पहले उसको स्ट्रीम यूज किया। एक मिनट, ये ना आप थोड़ा सा अपना पर्सनल बता रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आप ऑफिस आवर में आके डिस्कस कर लिया करें, ऐसे क्लास में ना फिर पता है क्या, फिर तेरे जो इस सवाल के पीछे ही में लग जाऊंगा, वो लेक्चर रह जाएगा सारा। तो ये कोई मसला नहीं है, आप क्लास के बाद तो खैर खाना खाने जाऊंगा मैं, खाना खा के जैसे आता हूँ ना, फिर तुम मैसे ये डिस्कस कर लो, तो चलें ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। उसमें तो कोई इशू नहीं है। ये ऐसे वैसे मेरे ना ऑफिस आवर भी होते हैं, जैसे मेरे ऑफिस आवर हैं, कल आपकी क्लास है ना, उससे 1.5 घंटा पहले, ठीक है। तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मेरे मसले हैं, तो ऐसी चीजें ना उधर पूछा करें कोशिश करके, क्योंकि क्लास में ना ठीक है मैं सर। अगर आप फर्ज करें किसी पर्टिकुलर बच्चे के कोई इशू है, फर्ज करें किसी से असाइनमेंट 1 का पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो अब वो मैं अगर क्लास के अंदर डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा ना, तो इस वजह से, ठीक है। चलें, अच्छा जी, अब हमने क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी पढ़ लिया है, काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है इसकी, वो ये है कि आप एक लॉन्ग इंटीजर साइट की कोई वेरिएबल्स हैं, अगर आपने उसकी मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जिसकी बहुत बड़ी लिमिट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या मतलब कि मतलब ये है कि अगर आप एक दो नंबर हैं, ये नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, पहली बात ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि इसको हम किस में स्टोर करेंगे, कोई डेटा टाइप जो आप बता सकें, जी बताएं। डबल सर। बेटा नहीं, डबल की भी लिमिट है, डबल से ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये डबल की लिमिट से भी बड़ा है, इसको आप नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। इसको आप नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपके बट मसला ये ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप ऐसा कैलकुलेटर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना बड़ा नंबर आप स्टोर करें। आप उनको ये थोड़ी कहेंगे कि क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है इसके अंदर लॉन्ग की मेमोरी इतनी बनी हुई है या डबल की मेमोरी इतनी बनी हुई है, तो आप, तो ऐसे जो है ना, ऐसों को ना, ऐसे के लिए ना फिर हम अपनी क्लास बनाते हैं, ठीक है। हम अपनी क्लास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग इंटीजर है ना, हम उसको हैंडल कर रहे हैं। अब लॉन्ग इंटीजर को हैंडल मतलब कि अगर मैं इसको और एक और इसी तरह से जो है ना, वो एक फर्ज करें एक और लिख दूं ना, मतलब एक और लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों को आप प्लस करें, जाहिर सी बात है ये दोनों को प्लस करना पेपर पे जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, लंबा है, हो जाएगा पर मुश्किल है। और दूसरा, इसको कैलकुलेटर पे तो कर नहीं सकते क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं। तो उसको टैकल करने के लिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्ग इंटीजर।
आप एक कैलकुलेटर बनाते हैं जो एडिशन करता है लॉन्ग इंटीजर्स की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों की एडिशन कैसे होगी, कोई बता सकता है कि कैसे होगी इसकी एडिशन? जी, ऊपर वाला नीचे वाला नंबर जो है ना उसकी एडिशन क्या होगी, कैसे होगी? शाबाश। तो वही एरे बनाना पड़ेगा, उनको स्टोर करके नहीं करना नहीं, पड़ेगा। एरे तो जाहिर सी बात है, ये तो मैंने आपको बताया कि ना इसके लिए मुझे एरे चाहिए होगी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। पर मेरा सवाल आपको ये है कि अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो कैसे करूंगा ऐड? कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करूंगा? एडिशन तो कहाँ से वो होती है? नहीं साइज नहीं, से स्टार्ट होगी। आपने वो नहीं आपने वो कभी एडिशन की नहीं है, वो जो 10 डेसिमल प्लेस से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर वो यूनिट डेसिमल प्लेस से स्टार्ट करते हैं, फिर 10 डेसिमल प्लेस पे जाते हैं, फिर 100 पे जाते हैं। मतलब क्या कि पहले ये 3 और 2 आपस में ऐड होंगे, तो 3 और 2 ऐड होके क्या आता है जवाब इसका? 5। सर 5। ठीक है, उसके बाद 1 और 7 आपस में ऐड होंगे, क्या जवाब आएगा? जी 8। 8। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 हो, अब 8 और 2 जमा करेंगे तो कितना आएगा? शाबाश 10। 10। बट 10 तो हम नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे, हम क्या करते थे उस केस में, 0 इधर लिखते थे और 1 डेसिमल प्लेस जो ना आगे कैरी ले जाते थे। याद है आपको कैरी वाला काम? यस सर। ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा किया होगा, जब आप बचपन में जो पहली दूसरी जमात में आप सीख रहे थे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपको वहां पे याद होगा कैरी का एक जमाना होता था कि अगर फर्ज करें मैंने 37 जमा करना है लेट्स सपोज 38, तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि पहले इन दोनों को जमा करो, कितना बनना? 15। 5 इधर था, एक 1 इधर आ गया कैरी। अब फर्ज करें यहाँ पे लेट सपोज यहाँ भी 8 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, 8 और 3 कितने हो गए? 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब 2 इधर है, एक कैरी, कैरी अब खत्म हो गई तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ हम करते थे ना, ठीक है, तो ये 125 जो है ना इसका जवाब आता है। अब ये काम जो है ना, मसला ये है कि हम दो इंटीजर को अरे में फेंक दें और अरे को इंडेक्स बाय इंडेक्स ऐड करें, ये इतना काम इजी नहीं है। इसमें हमें कैरी का ख्याल भी रखना है। मतलब हम ये नहीं कर सकते, आप मुझे कहते हैं सर आप इंटीजर अरे बना लें, एक इंटीजर 1 एक इंटीजर 2 और फिर दोनों को ऐड कर दें, तो ऐसे नहीं होता, ये काम ऐसे नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये है कि अब आपसे मैं पूछूं कि मल्टीप्लीकेशन बताएं जरा, इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? तो मल्टीप्लीकेशन, अब आप सोचें जरा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना क्या हमारे बस की बात है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो तरीका क्या है, अगर फर्ज करें मैं कहूं कि यार चले इतना बड़ा तो ना करें बल्कि ये कर लें 3 मल्टीप्लाई, मैं इस पूरे नंबर से 3 मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे आप? तो ये कैरी वाला मसला हो जाएगा। तो अच्छा तरीका ये है कि अगर आप एडिशन का फंक्शन बना लेते हैं तरीके से, तो आप इस चीज को 3 दफा ऐड कर दें। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है पता है आपको? 10 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब पता है क्या होता है? 10 को 3 दफा ऐड करो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है 10 को 3 दफा ऐड करो 30 आता है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी जवाब 30 आता है। इसी तरह से 15 है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो या 15 को 10 दफा ऐड करो, 150 ही बनता है। तो आपको थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स से खेलना पड़ेगा। तो अब हम करना ये जा रहे हैं, हम एक क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्ग इंटीजर क्लास। क्या कहते हैं जिसको? लॉन्ग इंटीजर क्लास। अच्छा, बिफोर गोइंग दैट मुझे रनस पहले लेने दें, बाद में रह जाती है, फिर हम आते हैं इस पे। बच्चे तो बहुत थोड़े हैं। अच्छा, जो बैठे हुए हैं सिर्फ वही बता दें मुझे, फिर मैं उन्हीं की। अच्छा, राक्षी है, बाकी सबकी एब्सेंट लगा दो, कैसे करूंगा? चलें फिर बता ही दे मुझे। ओसामा है? ओसामा नहीं है, अदनान भी नहीं है, राक्षी बैठी हुई है, प्रेजेंट। मुनीब है? मुनीब भी नहीं है। अच्छा सॉरी, राक्षी प्रेजेंट है, मुनीब नहीं है, आफाक नहीं है, उजैर है? उजैर भी नहीं है, उमर सोहेल है? उमर है? उमर है सर। प्रेजेंट सर। जी उमर है। उमर के बाद कौन बैठा हुआ है? ये 0009। उमर के बाद कोई नहीं है बीच में? ना ये लाइबा है, ना शेजोर है। शर्जील है सर। शर्जील तो उधर लिखा ही नहीं अभी, वेट करो। उसके बाद ना हसनैन है, ना उस्मान है, ना अली अक्तास है। उस्मान है सर। हाँ उस्मान है। और जैनब?
जैनब है, ठीक है, जैनब बैठी हुई है। मीशा है? मीशा नहीं है। हाँ, आपकी जो है ना वो क्लास एक्टिविटी के जो नंबर मैंने डालने हैं ना इसमें असाइनमेंट, इसमें अटेंडेंस के भी मैं नंबर रख देता हूँ ना, 5% मैं अटेंडेंस के रख देता हूँ। मैं आज अनाउंस कर देता हूँ, 5% नंबर जो है ना मैं अटेंडेंस बेस पे रख देता हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो कुछ क्लासों को सीरियस भी लें। ऐसे तो फिर काम नहीं चलना। हुजैफा है? यस सर, मैं हूँ सर। तुम हो। वासिफ? वकास? अमार? शर्जिल बैठा हुआ है। ताहिर? उस्मान शेर, उस्मान अमीर सॉरी। शाबी? अनस रजवी? प्रेजेंट। हाफिज तुरब? प्रेजेंट सर। हाफिज के बाद हसीब बिन तलत नहीं है, मतीन है। हादी है? हादी भी नहीं आया। जाहिद भी नहीं, जाहिद है? जाहिद है। और शावेद नहीं है। जी, बहुत बच्चे नहीं हैं आज यार। कितने एब्सेंट हैं आज? 19 एब्सेंट है, 10 प्रेजेंट है। बेहतरीन, 50% से ज्यादा क्लास नहीं है। चलें, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं लॉन्ग इंटीजर, जिसमें हम सारी चीजें जो है ना लॉन्ग इंटीजर को ट्रीट करेंगे। फिलहाल जो है ना हम इसको इंटीजर अरे से करते हैं, फिर आप इसको कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि कैरेक्टर से ये ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आप उसको रीड, बट फिलहाल हम इसको जो है ना इंटीजर अरे से ही करते हैं। तो इसको जो है वो फिर क्लास ऐड क्लास और ऐड करनी है हमने क्लास जिसका नाम रखते हैं हम लॉन्ग इंटीजर। हम इसको लॉन्ग इंटीजर पे बनाते हैं, फ्लोट वगैरह पे नहीं बनाते, ठीक है। चलें जी, लॉन्ग इंटीजर में क्या होगा, सबसे पहले एक अरे होनी चाहिए, इंटीजर स्टैटिक पीटीआर, और एक उस अरे की साइज होनी चाहिए, क्योंकि ये अरे है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की, इसकी साइज होना जरूरी है। और भी कुछ होना चाहिए इसके अलावा इसमें लॉन्ग इंटीजर अरे में? नहीं। चलें, एक उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और एक उसका बना लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मुराद है कि हम इसमें जो है ना वो बल्कि इसका डिफॉल्ट ही बनाते हैं और एक इसका फंक्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, अब ये ना हम अज्यूम करेंगे कि हम फाइल से ये रीड कर रहे हैं, जो इंटीजर्स आपके होंगे ना, क्योंकि ये लिखना टाइप करना है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने हम इनपुट क्या करते रहेंगे। तो हम एक फाइल बना लेते हैं नोटपैड की, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है ना लॉन्ग इंटीजर, आपको पहले समझ में बात आई ना कि हम करने क्या लगे हैं, अब सब लोगों को समझ में आ गई है कि हमने क्या करना है अभी? जी सर। ठीक है, तो हमने करना ये कि इंटीजर्स का जितना बड़ा नंबर हो हम उसको ऐड कर लें, ठीक है। तो इसमें एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम फाइल रखते हैं और इसके अंदर हम बड़ा नंबर जो है ना वो एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सारे अलग अलग होने चाहिए, और इसी को फिलहाल जो है ना हम पेस्ट करके नीचे फेंक देते हैं, ओके। अच्छा, इसकी साइज जो है ना हम फिलहाल वैसे आप उसको वो भी कर सकते हैं, फाइल साइज खुद से फाइंड कर सकते हैं, बट इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता फिलहाल। तो इसकी साइज हम देख लेते हैं कितनी है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, 26 इसकी साइज है, ठीक है। ठीक है, या हम ऐसे ही लिख देते हैं कि इसको 26 साइज का बना देते हैं, 26 साइज का, ठीक है? ऊपर पहले साइज देख ले और फिर वो साइज के अरे बनाए। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास इंटीजर। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें फंक्शन बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होंगे। एक होगा फाइल रीड करने का, जिसपे हम ये जिसके थ्रू हम ये फाइल के अंदर पूरा रीड करेंगे, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं, बट मर्जी है।
मेरी सजेशन है कि क्योंकि ये रीड का फंक्शन अलग है तो अलग बना लें, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, रीड कर लिया, रीड के बाद एक फंक्शन बनाएंगे एडिशन का, जो क्या करेगा, लॉन्ग इंटीजर को ऐड करेगा, ऐड। तो ऐड, जाहिर सी बात है, ऐड के लिए हम यहाँ पे ऐड का फंक्शन तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑपरेटर प्लस। तो ये क्या करेगा, लॉन्ग इंटीजर को ऐड करने के लिए काम आएगा, कांस्टेंट और यहाँ पे एंड, ठीक है। एडिशन का फंक्शन होगा, सारे फंक्शन होंगे इसमें। इसमें हमारे पास क्योंकि पॉइंटर है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज होगा, ये माइनस का फंक्शन भी लगा देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं फिलहाल, डिवाइड पे फिलहाल हम नहीं जाते, ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस आ रहा है तो फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनेगा, रिटर्न हो रहा है ना यहाँ पे, तो उससे बचने के लिए हम इधर कॉपी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कांस्टेंट लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, और एंड, ठीक हो गया। तो ये सारे फंक्शन हमारे बन गए, ठीक है। अब प्लस का फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज को आपस में ऐड करेगा। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम इसका मेन बनाए, जगह सम टाइम है ना आपको, ये देखो टेक्निक है। अब एक बिल्कुल स्क्रैच से प्रोग्राम मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती हैं। आपको डायरेक्ट उसकी कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, पहले उसकी रिलेवेंट चीज देख लें, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है। यहाँ पे एक और ऑपरेटर था जो जिसको हमने नहीं लिखा, वो भी लिखना चाहिए हमें, वो है ऑपरेटर असाइनमेंट का, क्योंकि असाइनमेंट भी इधर यूज हो सकती है कहीं पे, तो उसको भी बना लें आप, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर आपके बन गए, ठीक है ना। अब हमने इसको यूज करने से पहले ना, पहले इसको यूज थोड़ा करना है कि यार ये लॉन्ग इंटीजर जो है ना, ये इस्तेमाल कैसे होगा, ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले लॉन्ग इंटीजर की ना हम इधर एक फाइल इंक्लूड करते हैं, पहले इसका मैन बनाते हैं, फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ताकि हमें क्लियर हो कि हमने बनाना क्या है। हैश इंक्लूड, क्या नाम है, लॉन्ग इंक्लूड, किस पर मैंने गलती लिखी है क्या, तो याद क्यों नहीं रहा, ये है, ठीक है। अच्छा जी, तो लॉन्ग इंटीजर, वो ऑब्जेक्ट बनाने हैं हमने लॉन्ग इंटीजर के, एक ओबीजे 1, ठीक है, और एक OB2, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, या हम अरे बना लेते हैं, मर्जी है, दो ऑब्जेक्ट्स की अरे बना लेते हैं, बल्कि अरे नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं, OB1 और OB2, ठीक है। ये दो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा काम हो गया। अब हमने फाइल रीड करनी है। अच्छा, एक छोटी सी मैंने मैंने एक आपको बताइए, इसमें ना हमें दो फाइलें अलग अलग बनानी पड़ेंगी। एक ऑपरेंड होगा, दो ऑपरेटर ऑपरेटर है ना आपका, दो ऑपरेंड है। ऑपरेंड का मतलब है जिसपे आपका प्लस का ऑपरेटर लग रहा होता है। तो दोनों को जो है ना, वो आपको अलग अलग फाइल बना लेते हैं दोनों की, ताकि वो रीड करने में आसानी हो। वरना आप अरे बना के भी कर सकते हैं, बट मैं इसको लिखता हूँ दो फाइल की ऑपरेटर, वेरिएबल ले लें, जी दो फाइल की वेरिएबल ले लेना इनपुट नहीं, के वो लिए। असल में ना एक फंक्शन है ना, तो मैं उसके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से। ओहो, फोल्डर बना दिया मैंने तो। वरना मैं कह रहा हूँ कि इसको आप फाइल से भी कर सकते हैं, वो उससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ना, एक अरे बना के। बट मैं अरे वाला शशका डालना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको उसके बगैर थोड़ा सा बताऊं, और फिर आप उसको बेशक अरे पे कन्वर्ट करें, मर्जी है, इसकी एक्सटेंशन बहुत ज्यादा पॉसिबल्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें सही करते हैं, ठीक है? फिर इसको जनरलाइज भी बनाया जा सकता है। अच्छा जी, अब दो ऑपरेटर आपके पास बन गए हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने इन दोनों ऑपरेटर्स का नाम देना है, और वो खुद ब खुद इसमें अब आप लिखेंगे OB1 डॉट, ठीक है, फाइल रीड करें, और ये फाइल रीड का जो फंक्शन है ना, ये असल में यहाँ से फाइल का नाम लेता है। तो आप इधर कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर ये भेज देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फाइल का नाम इधर ले लेगा, ठीक है। इधर, ठीक है।
आप इधर फाइल का नाम दे दें, फाइल का नाम क्या था, ऑपरेटर 1, और इसी तरह से फाइल का दूसरा नाम था ऑपरेटर 2, OB2 के थ्रू कर लें। सर रीडिंग के लिए मर्जी, आप उसको किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो कर लें, मैं अपने सिंपलिसिटी के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको जैसे करना चाहते हैं कर लें। अब 2 ऑपरेटर आपके पास आ गए। अब आपने करना ये है कि एक नया ऑपरेटर बनाना है, OB3 इज इक्वल टू OB1 प्लस OB2। आपने इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये मैंने इधर डिक्लेयर नहीं किया, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें और नॉर्मल इंटीजर में फर्क क्या है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू हम ऐसा जो है वो, अब ये सारी रीडिंग हो जाएगी फाइल से सारी, ठीक है ना। अब ये दोनों ऑपरेटर प्लस हो जाएंगे, और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहिए प्रिंट का, ताकि हम देख सकें ना कि प्रिंट, तो ये प्रिंट भी करके दिखाए, क्योंकि हमने अब वो तो सीखा नहीं कि कैसे करते हैं प्रिंट, सी आउट डायरेक्ट कैसे करते हैं, वो भी हो सकता है, बट वो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ मसले हैं जिसकी वजह से मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया। प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट का फंक्शन सिंपल है, ये कुछ भी नहीं करता क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट होना चाहिए था। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल अरे बनाई है, साइज बनाई है, और आपके पास प्रिंट का फंक्शन बनाया है। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो बता सकता है। ये प्रिंट का फंक्शन, एरर प्रिंट का फंक्शन जी, यहाँ तक किसी को इशू कोई, शाबाश, कोई भी इशू, कोई मसला। प्लस का ऑपरेटर बनाया सर आपने? क्या बनाया? प्लस का ऑपरेटर बनाया है, बट अभी इंप्लीमेंट किसी को भी नहीं किया ना। मैंने प्लस का ऑपरेटर बना लिया है, बट मैंने अभी असल में आपको कहा है कि मैंने .h फाइल लिखी है और मैंने एक मेन फाइल लिखी है। देखो ना, आपको असाइनमेंट के अंदर भी, और या आपको पुरानी असाइनमेंट थी उसमें ना मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो इस तरह से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लैब के अंदर भी, थ्योरी के अंदर भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले पहले ना उसका मेन बनाए। असल में क्लासेस जब बनाते हैं ना, आपको खाका क्लियर नहीं होता कि यार इसमें करना क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको ना कल कोशिश करूंगा, कल ले आऊं, वरना अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में, कि एक स्टेटमेंट आपको मिले और अब आपने खुद सोचना है कि इसमें क्लासेस कौन सी होंगी और क्या होगा। अभी देखें ना, अभी मैंने आपको अगर स्टेटमेंट्स की बताऊं कि आप एक इंटीजर अरे बनाएं और उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करें, अब सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है। अब आपने उसमें से खुद सोचना है कि इसको क्लास में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लास के अंदर कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करना आपका काम है। तो इसको ऊप में कैसे ले जाना है वो आपका काम है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको पहले इसका वो मेन बना लिया है, मैंने इसका वो भी बना लिया है, इसकी हेडर फाइल बना ली है, जिससे मुझे अब ये क्लियर पिक्चर हो गई है कि मुझे कितने फंक्शंस की जरूरत है और उनका क्या काम है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर किया अभी फिलहाल, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ऑपरेटर प्लस की जरूरत पड़ेगी, असाइनमेंट ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ेगी, काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने सारी लिख दी है, ठीक है ना। पहला काम मैंने कर लिया है। अब मुझे एक चीज यहाँ से ना क्या क्लियर हुई है, ये मुझे मेन लिखने से और .h फाइल लिखने से क्या क्लियर हुआ है। देखिए ना, अभी आपका जो पाइप वाला क्वेश्चन है उसका आप मेन लिख लें पहले, और उसका जो है ना वो हेडर फाइल लिख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने करना क्या है। डायरेक्ट सीपी फाइल कभी नहीं लिखते। देखिए ना, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सारे फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, तो वो क्या मुश्किल काम है, वो तो बहुत सिंपल काम है। सबसे पहला पहला जो फंक्शन आपने बनाना है वो है फाइल रीडिंग का, ठीक है ना। तो फाइल रीडिंग के लिए आपको पता है यहाँ पे मुझे एक इंक्लूड करानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ठीक है, ओके। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये होगा सर कि जी बेटा बताएं। सर ये .h फाइल में जो आपने फंक्शन बनाया है फाइल रीड वाला, सर इसमें आपने एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर पास किया है। बिल्कुल सर ये बता दें ये किसका मतलब, देखो थोड़ा सा बेटा, बात मैंने करें। आपको बताया था कि ये जो आप स्ट्रिंग भेजते हो ना इधर से, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ये जो स्ट्रिंग होती है ना, इसका मतलब होता है एक कांस्टेंट मेमोरी बनती है। हालांकि आपको जब भी मेमोरी बनानी पड़ती है ना, ये वाहिद चीज है जो आप डायरेक्ट पॉइंटर में असाइन कर सकते हो। वरना पॉइंटर में आप क्या करना पड़ता है, आपको पहले एक मेमोरी देनी पड़ती है और फिर उसको वैल्यू देनी पड़ती है। पर इसका मतलब होता है कि एक कांस्टेंट मेमोरी बन गई है, तो इसके साथ जो ना आपको हमेशा एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ये आप डायरेक्ट पॉइंटर लिखोगे ना तो ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ऊपर से आ रहा है ना वो कांस्टेंट चीज आ रही है, तो इसको आपको हमेशा कांस्टेंट लिखना चाहिए कि ये कांस्टेंट पॉइंटर एक वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू है।
ये स्ट्रिंग है ना, अब चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, जो पास हो रहा है। तो कांस्टेंट चीज को हमेशा कांस्टेंट लिखना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब हम एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करने लगे थे। तो इसके अंदर ये हो गया, फाइल की साइज 0 है और पीटीआर नल है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम कॉपी कंस्ट्रक्टर बाद में बनाते हैं, पहले हम फाइल रीडिंग वाला काम करते हैं। चलें जी, फाइल रीडिंग के लिए क्या करना है, हमने एक अरे है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इस फाइल को करना है रीड। तो फाइल रीड करने के लिए क्या होता है शाबाश हमारे लिए, इफ स्ट्रीम और रीड नाम रख देते हैं उसका, और ब्रैकेट के अंदर हम लगाते हैं, इधर डॉट ओपन लिखते हैं। ये भूल गए, फाइलिंग याद कराओ यार मुझे। डॉट ओपन नहीं लिखते, रीड के अंदर ही ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा, और इधर फाइल का नाम सिंपल अरे। ये एरर क्यों दे रहा है, इफ स्ट्रीम अनडिफाइंड, क्यों अनडिफाइंड क्यों है, लिख तो दिया। ओके, क्योंकि ये एसटीडी का है ना। अच्छा जी, यहां तक तो ठीक है, ये फाइल से रीड करेगा, ठीक है। ओके, फाइल रीड हो गई। अच्छा, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने सबसे पहला काम करना है रीड और साइज के अंदर रीड करना है। सबसे पहले साइज रीड करनी है, हमने साइज रीड कर ली। अच्छा एक मिनट, ये क्योंकि क्लास का फंक्शन है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये अब समझ में आ रहा है कि साइज का मैंने वेरिएबल क्यों यूज किया था, क्योंकि अरे की साइज जो ना, सबसे पहले आपको नोट करें, आप याद करें अगर आपको भूल गया है तो, कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले चीज क्या की हुई है, सबसे पहली चीज जो की हुई है वो ये है कि हमने एक इधर साइज दी हुई है, ठीक है ना। तो हमें अच्छा, इस ऑपरेटर 1 के अंदर जो है ना, ये चीज खत्म कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, दो अलग अलग फाइलें बना ली है, ठीक है। तो इधर ऑपरेटर 1 पहले साइज जाएगी और फिर हमने ये रीड करना है, एक एक रीड करना है। तो अब हम एक एक रीड कैसे करेंगे, शाबाश मुझे बताएं जरा, कैसे रीड करें। अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए फाइल रीडिंग में, शाबाश अगला स्टेप क्या होना चाहिए। साइज हमारे पास पता चल गई कि हमें अरे जो है ना वो कितनी बनानी है, ये इंटीजर अरे जो है ना हमने कितनी बनानी है। अब हमें करें क्या, लूप लगा कर बिल्कुल लूप, डायरेक्ट लूप लगा दूं, पहले मेमोरी नहीं देनी। सर मेमोरी साइज वाली मेमोरी दे ले। पहले मेमोरी देंगे यार, पहली मेमोरी दें कि साइज इसकी कितनी है, मेमोरी आ गई। अब आपने एक लूप लगाना है, सिंपल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंट i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन साइज और i प्लस प्लस, ठीक है। और इधर आपने क्या करना है, रीड और ptr ऑफ, ठीक है, एक एक वैल्यू इसमें रीड होती जाएगी, खत्म होगी बात, ठीक है। देखो कितना ब्यूटीफुली, अब देखना ये कोड आपको समझ में आएगा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कोड है। आपने एक चीज लिख दी ना, अब आपने सिर्फ उसी को यूज करना। अब ये इसके लिए भी कॉल हो जाएगा, ये दूसरे के लिए भी कॉल हो जाएगा, हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कोई अलग से फाइल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये हमने कॉल करना भी बहुत इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, दो ऑपरेटर की वैल्यू तो उसने रीड कर ली, डन हो गया। अब अगला काम इसने क्या करना, अच्छा फाइल इधर एक चीज और भी करनी चाहिए आपको, जब भी फाइल ओपन करें तो उसको क्लोज जरूर करें, फाइल क्लोज करनी चाहिए आपको जी। फाइल रीड हो गई, ठीक है, फाइल से डेटा हमारे पास आ गई है। अगला काम हमने क्या करना है, शाबाश जी बच्चों, अगला काम क्या करना है हमने, ऐड करना सर, ऐड करना है जी। तो ऐड एडिशन का फंक्शन ले आते हैं। अब एडिशन के फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताई है कि आपने कैरी को देखना है, बाकी चीजें तो बहुत इजी है, ठीक है, बाकी चीजें आप मुझे मुझे पता है फटफट बता देंगे कि सर इसमें ऐसे 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 करें। तो एडिशन वाली चीज है ना, वो थोड़ी सी आपको सोचनी। अच्छा, अब सबसे पहला एडिशन के अंदर क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, सबसे पहला काम एडिशन के अंदर क्या होना चाहिए। लूप लगेगा और राइट साइड से हमें शुरू करना पड़ेगा। नहीं, लूप तो लगेगा, बट मसला ये है कि क्या कहां से स्टार्ट करूं मैं कोड को। पहले नहीं देखो ना, पहले तो मुझे एडिशन के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए,
जिसके अंदर मैं 2 चीजों की एडिशन रखूंगा, नहीं चाहिए होगा मुझे। सही होगा सर। ठीक है, तो पहले तो आप ये कहें कि सर पहले तो आप जो ना एक मिनट इसको तो पहले इसके अंदर डालें ना। पहला काम ये है कि आपने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना है, बना लिया। अगला काम क्या करना है, शाबाश, अब बताएं। सबसे पहले इस टेम्पररी को मेमोरी देनी है आपने, टेम्पररी को मेमोरी देनी है। ठीक है, तो मेमोरी कैसे देंगे, शाबाश। अब यहाँ पे ना हमें कुछ चेक्स लगाने चाहिए थे। वो चेक्स इस तरह से होते हैं कि अगर फर्ज करें आपका एक नंबर ज्यादा बड़ा हो, एक नंबर मतलब आप ऐसे भी तो कर रहे होते हैं ना, जैसे ये है एक 3 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट का नंबर है, लेट्स सपोज एक 123 है और एक 1 है, इसको भी तो ऐड किया जा सकता है ना। इस केस में इसकी साइज 1 है और इस केस में इसकी साइज क्या है जी, क्या है साइज, बड़ी है, 3 साइज है। तो आपने जो ऑपरेटर बनाना है ना, ये टेम्पररी बनाना है ना, वो इन दोनों की बड़ी साइज से बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ी सी जो है ना वो आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे ये अगर दो डिजिट की वैल्यू है तो शायद इसमें कैरी आ जाए। तो कैरी के केस में जो है ना आपको फिर ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो अरे है ना उसकी साइज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये जो लॉन्ग इंटीजर है ना, इस केस में जो ना आपकी साइज अरे की ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, शाबाश, फिलहाल हम जो है ना इसको मतलब मैं अब इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, बट आपको उसको अपडेट करना होगा। ठीक है, आपके पास 2 इंटीजर आ रहे हैं, दोनों की साइज या तो बराबर हो सकती है या एक की ज्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है। अगर कम ज्यादा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो कैरी नहीं आएगी, फिर कैरी वाला तो इशू ही खत्म हो गया। हाँ, अगर तो कैरी वाला खैर उसमें भी आ सकता है, मतलब अगर फर्ज करें यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर एक नंबर है 8 सॉरी ये 9 और 7 2 और यहाँ पे लेट सपोज है 3 और 0, तो 2 0 1 इधर आ गया, इधर कैरी, तो कैरी इसमें भी आ सकती है। तो छोटे और बड़े दोनों में कैरी आ सकती है। तो कैरी वाले केस में जो है ना हमें फिर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैरी इसमें आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब इसको हैंडल करने के लिए ना काफी सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें ना एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं कैरी। ठीक है, इसको इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक है, वरना ये है कि हम इसकी साइज जो है ना वो बढ़ा देंगे। इसकी साइज अगर हमने फर्ज करें 26 थी ना, तो हम 27 अगर कर देंगे तो एक इशू आएगा। वो ये है कि अगर फर्ज करें कैरी जनरेट ही नहीं हुई तो क्या होगा, तो उधर 0 पड़ा होगा, तो वो 0 एम ही फजूल में क्यों पड़ा हो। ठीक है, तो इसको टैकल करने के काफी सारे तरीके हैं। आपके जहन में क्या आता है कि कैसे टैकल किया जा सकता है इसको, जी, कैसे टैकल करना चाहिए इसको। अब टेम्प की साइज क्या रखूं मैं, मसला ये है। अगर साइज सेम है तो काम बन जाएगा, अगर डिफरेंट है तो मसला होगा। हाँ, तो फिर अब क्या करूं, वही तो कह रहा हूँ ना, मसला ये है ना। टेम्प डॉट ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, क्या लिखूं अब, साइज क्या रखूं, मसला ये है जी। एक तो मुझे इफ लगाना पड़ेगा इधर। ठीक है, इफ 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 इन दोनों में से पहले मुझे मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा। एक तो तरीका है कि आप एक अलग से एक फंक्शन छोटा सा बना लें जिसको मैक्सिमम कहेंगे और वो दो नंबरों में से मैक्सिमम बता देगा आपको। ठीक है, बट चलें obj डॉट साइज ग्रेटर देन दिस साइज। तो आपके पास जो है एक वेरिएबल इधर आप बना लें बेशक, इंटीजर साइज। ठीक है, और उसके अंदर फिर आप रखते हैं साइज इज इक्वल टू obj डॉट साइज। एल्स क्या होगा, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है कोई, तो उस केस में आप कोई भी चीज रख दें यहाँ पे दिस साइज। अगर दोनों की साइज आपस में बराबर नहीं है तो जो बड़ी वाली साइज होगी वो साइज ये बन जाएगी। ठीक है, और इधर क्या रख देते हैं हम, साइज +1। ये +1 हम क्यों कर रहे हैं, हम कैरी को देखने के लिए कि यार कोई कैरी तो नहीं है इसमें। ठीक है,
तो हम इसको जो है ना वो रख रहे हैं साइज +1, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब हम इसको दे रहे हैं तो टेम्पररी की जो मेमोरी डॉट पीटीआर जो है डॉट साइज जो है वो कितनी बनेगी इसकी, साइज +1, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने दे दी। क्या किया हमने, हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है, ठीक है। टेम्पररी, यहाँ पे ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो ना यहाँ पे खुद से साइज लिख रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्लास के अंदर है, ये टेम्पररी को मेमोरी नहीं देनी, टेम्पररी के अंदर जो अरे है उसको मेमोरी देनी है हमने, ठीक है। तो ये टेम्पररी के अंदर जो अरे थी पीटीआर उसको हमने साइज +1 दे दी, और टेम्पररी के अंदर जो साइज पड़ी हुई है उसको हमने साइज +1 रख दिया, ठीक है। अब हमारा पहला काम हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट टेम्पररी क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। ये इतना काम हमने किया है किसके लिए, टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। यहां तक तो हो गया। अब अगला काम क्या करना है जी, अब सर लूप लगा के प्लस करना है। लूप लगा के प्लस करना है। चलें जी, लूप लगा के प्लस करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन साइज तक चलेगा, और आई प्लस प्लस जी। टेम्प डॉट ptr ऑफ आई इज इक्वल टू जी दिस का ptr आई। अच्छा, ये लूप उल्टा नहीं चलेगा, हमने सीधा चला दिया है, ये सीधा उल्टा चलेगा, ठीक है ना। पहले एक जगह तो है जहाँ पे आपको पता चला है कि लूप जो है ना उल्टा भी लगता होता है। आपने जब अरे सीखी थी तो वो लूप उल्टा लगाना सीखा था ना। तो खैर ओबीजे डॉट, क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कहना चाह रहा है। तो मैं कह रहा था वो भी करना पड़ेगा ना, अगर एक नंबर सबसे बड़ा है और दूसरा हाँ नंबर छोटा है वो भी देखते हैं, वो भी देखते के हैं। नीचे जीरोस भी लगाने पड़ेंगे, तो वो वो कहाँ से? क्या क्या मतलब जीरोस मतलब, तो मतलब कि नीचे जीरो नहीं लगे होंगे ना, अगर ऊपर से ऐड कर रहे होंगे नीचे, अगर छोटा नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 है, नीचे 5 प्लस करना है और नीचे 4 जीरो नहीं आएंगे, मतलब कि हाँ उसमें उसमें ना उस केस में 4 0 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो खैर वो तो कोई इशू नहीं है, वो हम उसमें जो है ना वो हमें 0 अपेंड करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमें पहले तो सारे 0 अपेंड करने पड़ेंगे, उसमें दो नंबरों को बराबर करने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि उसकी साइज खत्म हो जाएगी, वो एरर दे देगा आपको कि यार ये तो जो है ना वो दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। तो कैसे करें इसको टैकल यार, आपने बात बड़ी जबरदस्त की है, मैं ये इसको स्किप कर गया। ये कहना चाह रहा है कि यार एक नंबर अगर बड़ा है 4 डिजिट का है और एक नंबर सिर्फ 1 डिजिट का है, तो ये लूप तो सिर्फ एक दफा चलेगा ना, बाकी तो नहीं चलना चाहिए, बाकी तो एरर देना चाहिए इसको। तो इसको कैसे टैकल करें यार, बताएं जी। तो ये कर सकते हैं कि लूप छोटे साइज तक चलाएं, बाकी ऊपर वैसे का वैसे ही रख दें। अच्छा अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि लूप जो है ना वो छोटे तक चलाएं, जो छोटा हो सबसे। हाँ ये फिर भी ठीक, बाकी ये भी ठीक है, ये भी सही ठीक कहा तुमने कि आप जो है ना लूप जो है ना वो छोटे तक चला रहे हैं। अच्छा यार, फिर एक मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन बना लेते हैं इधर ही, वो हमें काम तो वैसे ही आ रहा है। तो इंटीजर मैक्स इंट ए इंट बी, और इसी तरह से इंट जो है वो मिन इंट ए इंट बी। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। कि जो हमें किसी जो है ना वो पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल हो। तो ये जो है वो, इसको फिर आप कॉपी पेस्ट कर लें। तो इधर ए अगर बड़ा है ई से तो रिटर्न कर दे एल्स रिटर्न कर दे भी। इसी चीज को आप मिनिमम के लिए करेंगे। बस ये साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली चीज, अब आपको ये चीज लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप सिंपल यहाँ पे ये काम करें ना, यहाँ पे लिख दें मिन मैक्स, और ये आप दो वैल्यू पास कर रहे हैं इसके अंदर।
कॉमा, ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगी हमें, एक साइज, ठीक है, सही है। और ये इसको हम कहते हैं, इसका नाम हम रखते हैं, बल्कि इसको जो है ना हम डायरेक्ट इधर भी कॉल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये साइज बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, जो मैक्सिमम साइज होगी वो +1 कर दें आप, ठीक है, कि वो उसकी साइज हो जाएगी। और इधर आपको ये भाई जो कह रहा है ये लॉजिक समझ में पता नहीं आपको आई है नहीं है, वो बड़ा जबरदस्त लॉजिक इसने बताया है कि आप एक काम करें कि आप इधर साइज की जगह मिनिमम साइज तक चलाएं, ठीक है, तो मिनिमम साइज -1 से स्टार्ट करें और ये लूप चलाते जाएं, ठीक है ना। अच्छा, ये एडिशन हो रही है, ये असल में भाई जो बात कर रहा था वो ये कह रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आई तो, कि अगर आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज 1 2 3 4 और एक नंबर है 5, अब मसला ये है कि इन दोनों की साइज बराबर नहीं है, तो टेम्पररी अरे जो बनानी चाहिए वो हमें बनानी चाहिए जो बड़ी साइज है उसके +1, मतलब ये जो बड़ी साइज है इसके +1 कर दें, ठीक है, ये कर दिया हमने, 5 साइज की हमारी नई अरे बन गई। दूसरा आपको इसमें ये करना चाहिए कि इसमें एक और चीज करनी चाहिए, और वो क्या है, वो ये है कि अब यहाँ पे हमें एक तो ये हो गया, हमने मैक्सिमम साइज के साथ देख ली, दूसरा हमें ये करना चाहिए कि अब दोनों की जो एडिशन करनी है ना, ये लूप का मतलब है ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इन दोनों की एडिशन होगी, और ये लूप कब तक चलना चाहिए इस केस में, सिर्फ एक दफा चलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे, बाकी तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो आप क्या करें कि आप मिनिमम साइज तक ये चलाएं, ठीक है ना, कि इन दोनों को ऐड कर दें, खत्म होगी बात, बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर ये 1 2 3 4 की जगह पे 9 9 9 और 5 ऐड हो रहा हो तो फिर भी एक मरतबा ही चलेगा लूप? फिर से अगर बोलें तो बेहतरीन हो जाएगा। सर 1 2 3 4 की जगह पे 9 9 9 4 टाइम्स हो हाँ ठीक है, और +5 ऐड हो रहा हो उसमें, तब भी एक बार चलेगा? एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं, अब ये कितना हो जाएगा, हाँ अब इस केस में मसला आ जाएगा आपका। जी सर। इस केस में मसला क्या आएगा कि ये हो जाएगा 14 और ये 1 ऊपर चला जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 10 0, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये हाँ ये बड़ा हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। नहीं वो तो सर असल में हम ना, एक मिनट, वो ना वो अभी कैरी इसमें अभी हमने टैकल करनी है, अभी इसमें हमने ना कैरी टैकल करनी है। अच्छा आप क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि इसको मैक्सिमम नंबर तक अगर हम चलाते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। पर फिर हमें जो है ना वो फिर 0 अपेंड करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है ना, फिर हमें ना 0 अपेंड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा है ना, क्योंकि ये जो नंबर है, ये नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 पड़ा हुआ है, इसमें तो सिर्फ 5 पड़ा हुआ है, तो ये लूप तो असल में एक दफा चलना चाहिए, क्योंकि अब तो चलना ही नहीं चाहिए ना आगे, तो ये मसला है। बहरहाल इसके मैं वही कह रहा हूँ कि तरीका एक ये है कि आप इसमें ये कर सकते हैं कि 0 अपेंड कर दें, जो दूसरा नंबर है ना उसमें आप 0 अपेंड कर दें, ठीक है, बट अब यहाँ पे इतना काम इजी नहीं है कि हम सिर्फ इन दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ पे हमें कैरी का भी ख्याल रखना है, तो यहाँ पे हमें इफ लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनका जो सम आया है वो 10 से बड़ा बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है तो फिर हमें उसको छोटा करना पड़ेगा और कैरी वेरी का चक्कर करना पड़ेगा। खैर अभी तो वैसे क्लास में ये पूरा नहीं होना ये टास्क, अगले लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आप लोग इसको क्लास एक्टिविटी जो है वो एज ए 4 समझ लें, बल्कि क्लास एक्टिविटी आप लोग असाइनमेंट करोगे इसकी, चलें फिर क्लास एक्टिविटी रहने देते हैं। असाइनमेंट 4 जो है ना इसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैं आपको दे दूंगा एज ए होमवर्क, बट फिलहाल जो है ना मैं इस पे जो है वो बंद करता हूँ, और मैं कल वाला लेक्चर जो है ना इधर से ही स्टार्ट करूंगा, और हम ये देखेंगे कि हमने इसको कैसे जो है ना वो टैकल किया है। मैंने वैसे इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं, मुझे भी सोचना चाहिए, और मैं देखता हूँ कि इसका कोई सॉल्यूशन भी निकालता हूँ। आप लोग भी कोई सॉल्यूशन सजेस्ट कीजिएगा अच्छा वाला कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए मैं कोई क्विज में नंबर शंबर उसके ऐड कर दूंगा, ठीक है। यार किसी को ठीक मैंने है क्विज क्विज के अंदर कहा था कि मैं नंबर आपके ऐड करूंगा, वो पता नहीं कौन था, उसने मुझे याद ही नहीं करवाया। चलें बहरहाल जो भी था, सर वो उमर था, उसने मुझे याद नहीं करवाया उमर ने। खैर कल वाली क्लास में हम